हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारे पास चैप्टर 1 का पार्ट 2 का वीडियो है। इसमें हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का चैप्टर आगे पढ़ेंगे। और वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, मतलब जो सॉइल पानी अब्जॉर्ब करती है उसकी कैपेसिटी को बढ़ा देता है। इट रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स खो जाते हैं वो सारे भी मैन्योरिंग से वापस मिल जाते हैं। अनदर मेथड of replenish the soil with nutrients इज़ थ्रू क्रॉप रोटेशन। अगर हमें सॉइल में न्यूट्रिशन बिना मैन्योर और बिना फर्टिलाइज़र्स के वापस लाने हैं तो हम उसके लिए क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं। क्रॉप रोटेशन होता है कि हम एक के बाद दूसरी अलग फसल को बो दें ताकि जो है सॉइल से अलग अलग न्यूट्रिएंट्स निकलें एक टाइम पर, मतलब सेम न्यूट्रिएंट्स ना निकलें। नॉर्दर्न इंडियाज़ में एक मौसम में जो है वीट को लगाया जाता है और नेक्स्ट सीज़न में अलग अलग फसल को लगाया जाता है ताकि जो सॉइल है उसमें नाइट्रोजन वगैरह की जो अमाउंट है वो सही रहे। जो फार्मर्स हैं उन्हें इनकरेज किया जाता है ताकि वो क्रॉप रोटेशन की प्रैक्टिस को इंक्रीज़ कर सकें। हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में। ये एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि रूट्स के जो एंड वाले कॉर्नर्स होते हैं, नोडल्स होते हैं जो रूट्स के, वहाँ पर प्रेजेंट होता है और ये लिग्यूमिनियस प्लांट्स में होता है और ये एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन है उसे कलेक्ट करता है और प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करता है नाइट्रोजन के साथ। और हमारे पास यहाँ पर डिफरेंस है मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स में। जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं, मतलब वो ऑर्गेनिक नहीं होते, हमें नेचर से नहीं मिलते। और जो मैन्योर्स होते हैं वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि नेचर से मिलते हैं, जैसे कि कैटल डंग से मिलते हैं हमें, ह्यूमन वेस्ट से, प्लांट रेसिड्यू से, हम सारे तरीके से मैन्योर्स मिलते हैं। और जो हमारे पास फर्टिलाइज़र्स होते हैं उन्हें फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर किया जाता है और जो हमारे पास मैन्योर्स होते हैं इन्हें फील्ड में प्रिपेयर किया जाता है। और हमारे पास जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं कोई सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते हैं और मैन्योर कितना सारा सॉइल को ह्यूमस भी प्रोवाइड करते हैं। और जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो प्लांट न्यूट्रिशंस जैसे नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटाश में रिच होते हैं और मैन्योर्स इसमें कम रिच होते हैं, मतलब उनमें इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। एडवांटेज ऑफ मैन्योर्स, हमारे पास जो मैन्योर्स हैं उनके क्या एडवांटेज हैं। द ऑर्गेनिक मैन्योर्स आर कंसिडर्ड बेटर दैन फर्टिलाइज़र। दिस इज़ बिकॉज जो मैन्योर्स हैं उन्हें फर्टिलाइज़र से बेटर इसीलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फॉलोइंग रीजंस है इसके लिए। इससे जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है सॉइल की वो इंक्रीज़ हो जाती है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी। जो सॉइल को पोरस बना देता है, मतलब उसमें छेद कर देता है और मतलब उसे एयर पासेबल बना देता है, मतलब एयर उससे पास कर जाती है। इससे जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो सही बना रहता है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। इससे जो फ्रेंडली माइक्रोब्स, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल के लिए ज़रूरी होते हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल। इससे जो सॉइल का टेक्सचर है वो भी इम्प्रूव हो जाता है। और हमारे पास आगे आ रहा है, हमारे पास आगे आता है इरिगेशन। जो इरिगेशन है वो हमें मतलब उसका मतलब होता है कि फसलों में पानी देना। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। जितने भी हमारे पास लिविंग बींग्स हैं उन सभी को जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए। एंड द वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स ऑफ अ प्लांट। जो इरिगेशन है, मतलब पानी है, वो फ्रूट्स, सीड्स और फ्लावर के लिए एक प्लांट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। वाटर इज अब्जॉर्ब्ड बाई द प्लांट रूट्स। जो पानी है वो प्लांट की रूट्स से ऑब्जॉर्व किया जाता है। अलॉन्ग विद द वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड। तो पानी के साथ जो मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स होते हैं वो भी आसानी से ऑब्जॉर्व हो जाते हैं। पानी का ये एक बेनिफिट हो जाता है मिनरल्स को। तो जो प्लांट्स हैं उनकी बॉडी में 90% वाटर होता है और जो वाटर है इसलिए एसेंशियल होता है क्योंकि जो जर्मिनेशन ऑफ सीड्स होती है उसके लिए पानी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए पानी की बहुत ज़्यादा। न्यूट्रिशन डिजॉल्व इन वाटर गेट्स ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं पानी के द्वारा प्लांट के हर पार्ट में पहुंच जाते हैं। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। जो
बहुत ज़्यादा गर्मी वाला और बहुत ज़्यादा ठंडी वाला क्लाइमेट होता है, मतलब जो फ्रॉस्ट वाला क्लाइमेट होता है या फिर हॉट एयर वाला क्लाइमेट होता है, उससे भी जो पानी है प्लांट्स को बचाता है। दे टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल एंड हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली, ताकि जो क्रॉप है उसकी अच्छे से ग्रोथ हो सके और फील्ड अच्छे से बन सके, उसके लिए पानी हर रोज़ डालना चाहिए खेत में। द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरीगेशन। मतलब दिन में 2 या 3 बार जब हम खेत में पानी डालते हैं तो उस प्रोसेस को हम इरीगेशन कहते हैं। मतलब रेगुलर इंटरवल्स पर करना होता है, जैसे कि हमने सोच लिया कि हमें 2 घंटे बाद खेत में पानी डालना है, तो उस इंटरवल पर पानी डालना होता है। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द इरीगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। जो खेत में पानी डालने का टेक्निक है, मतलब कितना हमें खेत में पानी डालना है कितना नहीं डालना है, वो क्रॉप टू क्रॉप, मतलब वीट में अलग पानी जाता है, राइस में लग जाता है, एंड सॉइल टू सॉइल, मतलब काली मिट्टी में अलग पानी जाएगा, जो रेतली मिट्टी होगी उसमें अलग पानी जाएगा। तो वेरी करता है टाइम टू टाइम, मतलब जितना जैसी कंडीशंस होती है उसके अकॉर्डिंगली पानी डाला जाता है। इन समर्स फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर। गर्मियों के मौसम में ज़्यादा पानी डाला जाता है क्योंकि जो सन है वो सारा पानी ऑब्जॉर्व कर लेता है। वाई इज इट सो? क्योंकि मतलब गर्मियों के मौसम में सारा जो पानी है वो सन ऑब्जॉर्व कर ले, इसलिए होता है। could it be due to the increase in the rate of environment evaporation of water from the soil and the leaves? क्या ये इवेपोरेशन की वजह से होता है? इसमें पूछा गया ये इसलिए होता है क्योंकि जो पानी की इवेपोरेशन हो जाती है और इसके कारण सारा पानी उड़ जाता है। हमारे पास है सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। तो हमारे पास सोर्सेज ऑफ इरिगेशन कौन से होते हैं? सोर्सेज ऑफ इरिगेशन आर वेल, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनल्स। जो हमारे पास इरिगेशन के मेन सोर्सेज हैं वो यही हैं, जैसे कि हमारे पास रिवर्स होते हैं, डैम्स होते हैं और बाकी सारे जितने भी सोर्सेज होते हैं वो सोर्सेज ऑफ इरिगेशन होते हैं, जिससे हम अपने खेत को पानी दे सकते हैं। और हमारे पास आगे हैं ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, मतलब पुराने ज़माने से कौन सी टेक्निक हम इरिगेशन के लिए यूज करते आ रहे हैं। द वाटर इज अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स, कैनल्स, लिफ्टेड अप बाय द डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड। तो हमारे पास अलग अलग रीजन में अलग अलग मेथड द्वारा जो हमारे पास कुएं होते हैं उनमें से पानी निकाला जाता है। जैसे कि यहाँ पर इस फोटो में दिखाया ऐसे, मतलब एक टूल से वो वेल में से पानी निकाल रहे हैं और इससे इस यहाँ पर से रस्सी को खींचा जाता है ताकि जब पानी है वो वहां से निकल सके। और ऐसे रस्सी को खींचने से इस डायरेक्शन में हर धीरे धीरे ये मटका बाहर आता रहता है पानी से फिल होके, और जो ये पानी है मिलता रहता है, और जो फार्मर होता है वो सारा इस पानी को खेत में डालता रहता है। और इस तरीके से पुराने टाइम पर इसे यूज किया जाता था। जैसे यहाँ पर हम ह्यूमन को यूज कर रहे हैं, यहाँ पर जैसे ह्यूमन लेबर यूज हो रहा है, ह्यूमन लेबर यहाँ पर जैसे हम एक किसान है जो एक ऐसे कर रहा है। जहाँ तो पुराने टाइम में ह्यूमन लेबर यूज होता था, जहाँ फिर कुछ एनिमल्स का यूज किया जाता था। जैसे हमारे पास इस पिक्चर में है, ये जो एनिमल है यहाँ पर से चल रहा है, यहाँ पर घूम रहा है और ये मतलब सारी डायरेक्शन में ऐसे घूमता है, और फिर ये हमारे पास जो ऐसे ये गोल गोल घूमता रहता है और इसमें पानी आता रहता है, यहाँ पर ये पानी से भरता रहता है। और इसी तरीके से मतलब ये पुराने मेथड में इन्हें यूज किया जाता था। और हमारे पास जो है मोल्ड, पुलिंग सिस्टम और चेन पंप होता था। ये जो हमारे पास ये वाला सिस्टम है वो इस सिस्टम को कहा जाता है मोल्ड पुलिंग सिस्टम। और हमारे पास जो एक चेन पंप भी होता है उसकी तो वो इस तरीके से यूज होता है, जैसे मतलब एक कैनल होता है उसमें ये गोल गोल एक व्हील घूमता रहता है, जैसे यहाँ पर शो किया गया, ये गोल गोल घूमता रहेगा और यहाँ से इसे मतलब हिलाया जाएगा और उससे जो पानी है ऊपर को आता जाएगा और जो पानी है वो खेत में फ्लो करता जाएगा। और हमारे पास इसके अलावा दकली, रथ, ये 2 और मेजर टेक्निक्स हैं। ये हमारे पास जो ये वाली टेक्निक है इसे रथ कहा जाता है, जिसमें एनिमल घूम घूम कर पानी निकालता है। और जो रथ वाली टेक्निक है उसमें जैसे ये एनिमल घूम के पानी निकाल रहा था, और ये दकली वाली जो टेक्निक है उसमें ये आदमी जो है वो वेल से पानी निकाल रहा है। बस इस वाली टेक्निक और इस वाली टेक्निक में डिफरेंस ये, यहाँ पर रस्सी यूज की जा रही थी और यहाँ पर से एक लकड़ी से बाल्टी वाले टेक्निक्स को यूज किया जा रहा है। और हमारे पास इसके बाद है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, मतलब जो आज के ज़माने में मेथड यूज होते हैं इरिगेशन करने के लिए। उसमें जो मेन मेथड है, एक है स्प्रिंकलर सिस्टम और एक हमारे पास है ड्रिप सिस्टम। और हमारे पास जो स्प्रिंकलर सिस्टम होता है उसमें एक यूजफुल सिस्टम है, क्योंकि इससे पानी को धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी अमाउंट में मतलब थोड़ी थोड़ी सफिशिएंट अमाउंट में खेत में स्प्रिंकल किया जाता है, मतलब बूंदों के रूप में उसे खेत में डाला जाता है। और इससे होता क्या है कि पानी की बहुत ज़्यादा बचत होती है। और इस टेक्निक में मतलब इसका जो फिनोमिना है उसमें होता है ऐसा है कि एक परपेंडिकुलर पाइप होती है हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप। एक परपेंडिकुलर पाइप होती है जिसके टॉप पर रोटेटिंग नोजल होती है, मतलब घूमने वाली नोजल। जहाँ हमारे पास ये पाइप जैसा कुछ है, ये एक पाइप है, ये एक पाइप है, और इसके सामने यहाँ पर एक रोटेटिंग नोजल होती है।
और ये ऐसे घूमती रहती है, मतलब ये पाइपलाइन मतलब बाकी सारी पाइपलाइन से ज्वाइन होती है। जैसे यहाँ पर 2 पाइप्स है ना, ये एक रोटेटिंग नोजल वाली पाइप है और ये दूसरी पाइप के साथ यहाँ पर से ज्वाइन है। और यहाँ पर रेगुलर इंटरवल्स पर इनमें से पानी को छोड़ दिया जाता है और मेन पाइपलाइन से ये ज़्यादा प्रेशर की हेल्प से पंप के द्वारा सारे खेत में स्प्रेड हो जाता है। और ये हमारे पास जो नोजल्स होती हैं उनसे सारे खेत में पानी धीरे धीरे जाता रहता है। और ऐसा मतलब होता है कि ये रेनिंग के फॉर्म में पानी स्प्रेड होता है, तो जो सैंडी सॉइल है उसमें भी पानी अच्छे से चला जाता है। यहाँ पर इन्होंने शो भी किया है, यहाँ से ऐसे रेनिंग के रूप में जैसे पानी बाहर आ रहा है और ये जो प्लांट्स है उन्हें मिल रहा है। और हमारे पास आता है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम जो है ये ना स्प्रिंकलर सिस्टम से बहुत ज़्यादा अलग होता है। इसमें स्प्रिंकलर सिस्टम में तो फिर भी थोड़ा सा पानी यूज़ होता है, पर ड्रिप सिस्टम में कोई पानी नहीं यूज़ होता है। द रूट्स ऑफ द प्लांट्स, ड्रिप सिस्टम मतलब जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की, उन्हें ऐसे टेक्निक के साथ सिर्फ उन प्लांट्स की रूट्स में थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला जाता है। ये गार्डन प्लांट्स में, ट्रीज में यूज़ किया जाता है और सिर्फ पानी उनके रूट में जाता है, तो कोई भी पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप के तरीके से कोई भी पानी की एक बूंद भी वेस्ट नहीं होती है। और ये उन एरियाज में यूज़ होता है जहाँ पर पानी की बहुत कम सप्लाई होती है। जैसे यहाँ पर भी, वैसे यहाँ पर तो एक सेम ही सिस्टम है जैसे वहाँ पर हमारे पास स्प्रिंकलर सिस्टम में था, बस यहाँ पर एंड में थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पर एक छोटा सा पाइप होता है जिससे पानी थोड़े थोड़ी अमाउंट में एक बूंद बूंद करके सारे खेत में स्प्रेड होता रहता है। और यहाँ साइड वाली जो मिट्टी होती है वहाँ पर पानी नहीं जाता है, सिर्फ जो यहाँ पर रूट्स है वहाँ पर ही पानी जाता है। अगला पार्ट है हमारे पास प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, कि हम वीड से अपनी खेत की प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं। जो हमारे पास पहेली और बूझो हैं वो अपने नियर बाय जो फार्म होता है वहाँ पर वीड फील्ड में विज़िट करते हैं और वहाँ पर वो प्लांट्स देखते हैं जो कि फील्ड के जो मेन प्लांट्स हैं उनके साथ अनडिज़ायरेबल प्लांट्स जो ग्रो हो जाते हैं। तो वो जो देखते हैं वो सोचते हैं कि ये प्लांट्स नेचुरली ग्रो हो जाते हैं और मतलब वो वहाँ पर जाके ये सीखते हैं कि जो ये अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं उन्हें वीड्स कहा जाता है। जो वीड्स का रिमूवल होता है खेत में से उसे वीडिंग कहा जाता है। वीडिंग इसीलिए ज़रूरी होती है ताकि जो बाकी प्लांट्स हैं, जो मेन क्रॉप है, उसकी न्यूट्रिशन में, वाटर में, सनलाइट में कोई प्रॉब्लम ना आ सके। और ये टेक्निक बहुत इफ़ेक्टिव होती है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। जो कुछ वीड्स होते हैं उन्हें मतलब हार्वेस्टिंग के टाइम पर निकाल दिया जाता है और कुछ उनमें से बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं और कुछ ह्यूमन बींग्स के लिए मतलब बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं। इसलिए उन वीड्स को निकाल देना, उनकी हार्वेस्टिंग कर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो फार्मर्स होते हैं कितने सारे वेज यूज़ करते हैं वीडिंग के लिए, मतलब वीड्स को निकालने के लिए। और बाद में वो टिलिंग भी करते हैं सॉइल की क्रॉप को उगाने से पहले, ताकि मतलब अच्छे से जो वीड्स हैं उनकी अपरूटिंग हो सके, मतलब जो उनकी जड़ें हैं वो मिट्टी में से निकल सकें, वीड्स जो है मर जाएं और ड्राई होके वो खेत में मिट्टी में ऐसे मिक्स हो जाए और कोई प्रॉब्लम ना आए। जो बेस्ट टाइम है वीड्स के रिमूवल का वो है बिफोर प्रोड्यूस फ्लावर्स। जो खेत में जो भी फसल है उसके फूल निकलने से पहले जो वीड्स हैं उन्हें निकाल देना चाहिए। मैनुअल रिमूवल ऑफ वीड इंड्यूस फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड बाय अपरूटिंग और कटिंग दैम क्लोज टू द ग्राउंड। इनका जो मेन मेथड यूज़ किया जाता है, जहाँ तो उनकी रूट से उन्हें उखाड़ दिया जाता है, जहाँ फिर उन्हें ग्राउंड के ऊपर से कट कर दिया जाता है। ये हमारे पास जो वीडिंग का टेक्निक है वो खुरपी एक टूल होता है उसके द्वारा की जाती है, या फिर मतलब उससे जो है हमारे पास सारे वीड्स की अपरूटिंग हो जाती है और वो खेत में से निकल जाता है। वीड्स आर कंट्रोल्ड बाय केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड। जो वीड्स होते हैं वो केमिकल्स से भी ट्रीट किए जाते हैं जिन्हें कहते हैं वीडिसाइड्स। वीडिसाइड्स ऐसे केमिकल होते हैं जो सिर्फ वीड्स को डैमेज करते हैं और खेत की मेन क्रॉप को कुछ नहीं होने देते। जैसे कि 2,4-D जो हमारे पास है एक वीडिसाइड है। दीज आर स्प्रेड इन फील्ड टू किल द वीड्स। ये खेत में स्प्रे किया जाता है कि सारे वीड्स जो हैं मर जाएं। They do not damage the crop. The weedicides are diluted with water and intract required and sprayed to the fields with a sprayer. जो वीडिसाइड्स हैं उन्हें पानी में डिल्यूट कर दिया जाता है और फिर खेत में स्प्रे कर दिया जाता है। और हमारे पास है, हमने मतलब ऑलरेडी कितने सारे वीडिसाइड्स और मेथड्स के बारे में पढ़ लिए हैं जो कि वेजिटेशन ऑफ क्रॉप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो जब हम वीडिसाइड्स को स्प्रे करते हैं
उनसे जो फार्मर्स की हेल्थ है वो भी ख़राब हो सकती है। इसलिए इन केमिकल्स को थोड़ा सा केयरफुली यूज़ करना होता है और अपने नोज़ और माउथ को कवर करके यूज़ करना पड़ता है। और इसी तरीके से वीडिसाइड्स को अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। और हमारे पास जो आगे है वो है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग होता है कि फसल को हम काटते हैं, जब उसे कहा जाता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। जो फसल को काटना है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टास्क है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर मैन हमारे पास आगे हार्वेस्टिंग। जो हार्वेस्टिंग है बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क है क्रॉप प्रोडक्शन का। कटिंग के बाद जब मैच्योर हो जाती है, मतलब क्रॉप अभी कटिंग नहीं हुई होती, उसके पहले जब क्रॉप मैच्योर हो जाती है और फिर उसे काटा जाता है तो उसे हार्वेस्टिंग कहा जाता है। हार्वेस्टिंग क्रॉप के दो मेथड होते हैं, मतलब जहाँ तो हमें उसे पुल आउट करना पड़ता है, जहाँ तो हमें ऊपर से इसे काटना पड़ता है। और यूजुअली एक क्रॉप मैच्योर होने में 4 से 5 महीने लगा देती है। और हमारे पास हार्वेस्टिंग हमारी कंट्री में, मतलब पुराने टाइम से ट्रेडिशनली एक टूल होता है जिसका नाम होता है सिक्कल, उसके द्वारा की जाती है। और हमारे पास हार्वेस्टिंग के लिए मतलब ग्रेन्स को अलग करने की भी ज़रूरत होती है, मतलब हार्वेस्टिंग करने के बाद हमें ग्रेन्स को भी अलग करना पड़ता है। तो हमारे पास जो जो चाफ होता है, मतलब जो मिक्सचर होता है सारे ग्रेन्स का और जो फसल का जो बाकी पार्ट्स होते हैं उससे हमें अपने ग्रेन्स को अलग करना होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। इस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग कहते हैं। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन। थ्रेशिंग को हम कंबाइन नाम की मशीन से कर सकते हैं। इस मशीन का जो नाम है पूरा, उसका नाम है कंबाइन हार्वेस्टर एंड थ्रेशर। ये एक मशीन है जिससे हम सारा काम कर सकते हैं। और हमारे पास आगे उस मशीन की फ़ोटो भी दी गई है। ये मशीन है, इसका नाम है कंबाइन हार्वेस्टर एंड थ्रेशर। इसका यूज़ किया जाता है फसल को काटने के लिए और उसमें से सारे जो बैड पार्टिकल्स हैं, जहाँ मतलब जो भी उसका चाफ है उससे उसे अलग करने के लिए। और हमारे पास जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं जिनके पास मतलब ज़्यादा खेत वगैरह नहीं होते और थोड़ा सा ग्रेन्स होते हैं उनके पास, वो विनोइंग के मेथड से अपनी फसल को अलग करते हैं। ये हमने क्लास 6 में भी पढ़ा है। और हमारे पास जो अगला पार्ट है वो है स्टोरेज। हम क्रॉप की स्टोरेज कैसे करते हैं। स्टोरेज जो है एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टास्क होता है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। और जो ग्रेन्स हैं उन्हें अगर लंबे टाइम तक हम स्टोर करके रखना चाहते हैं तो हमें उन्हें मॉस्किटोज़, इंसेक्ट्स और रैट से बचाना पड़ता है और बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी बचाना होता है। हार्वेस्टिंग ऑफ द ग्रेन इज़ वेरी हार्वेस्टिंग ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर। जो हम ग्रेन्स को हार्वेस्ट करते हैं उनमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। जो फ्रेशली ग्रेन्स होते हैं उन्हें बिना सुखाए जब हम स्टोर करते हैं तो वो स्पॉइल भी हो सकते हैं और कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया उन पर अटैक कर सकते हैं। तो हमें जर्मिनेशन के लिए कि हमें अच्छे सीड्स और मतलब अच्छी फसल हमें हमेशा हर एक बारी मिले, उसके लिए हमें स्टोरेज को अच्छे से करना चाहिए और ग्रेन्स को प्रॉपरली ड्राई करके सन रेज में रखना चाहिए कि उसका मॉइस्चर उड़ जाए और फिर उसे स्टोर करना चाहिए। और इससे जो इंसेक्ट्स, पेस्ट्स और बैक्टीरिया, फंगाई जो भी अटैक करते हैं क्रॉप पर, उससे वो बच जाएंगे। और जो फार्मर है वो ग्रेन्स को जूट बैग में स्टोर करते हैं ताकि उनकी जो फसल है बैड थिंग्स से बच सके। और हमारे पास सिलोज एंड ग्रेनेरियर्स जो दो चीज़ें होती हैं, मतलब ये हमारे पास स्टोरेज के लिए दो चीज़ें बनी होती हैं। फार्मर्स मोस्टली इन चीज़ों का यूज़ करते हैं स्टोरेज के लिए। ये हमारे पास मेटालिक बिन्स जैसा कुछ होता है, मतलब बड़े बड़े मेटल के बने हुए कुछ होते हैं और इनका यूज़ किया जाता है स्टोरेज के लिए। जो ये हैं इनमें ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है ताकि वो पेस्ट्स, इंसेक्ट्स और रैट से बच सकें। और कई लोग तो ड्राइड नीम लीव्स का यूज़ करते हैं। फूड ग्रेन्स को हम होम में जब स्टोर करते हैं तो उसका हम ड्राई नीम लीव का यूज़ करते हैं क्योंकि उससे सारे पेस्ट मर जाते हैं। फॉर storing the large quantity of grains in big godowns, specific chemical treatment are required to protect them from pests and microorganisms। जो बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं उनमें अपना जो है
ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा केमिकल्स की ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो लंबे समय तक सेफ़ रह सकें। और हमारे पास आगे है फूड फॉर एनिमल्स। जो हमारे पास एनिमल्स होते हैं हमें उनसे कौन कौन सा फूड मिलता है। जैसे हमने तो ग्रेन्स के बारे में पढ़ लिया, तो उनके अलावा हमें एनिमल से कौन सा फूड मिलता है हमें इस टेबल में लिखना है। जैसे हमें मिल्क काउ, बफलो, शीप, गोट, मतलब काफ़ी सारे एनिमल से मिलता है। और हमारे पास कितने सारे एनिमल से मिलता है ये तो उन्होंने थोड़े से एनिमल्स ही लिखे हैं। और हमें मतलब और भी कितने सारे फूड प्रोडक्ट्स हैं जो अलग अलग एनिमल से मिलते हैं। जैसे मैं फिशेस भी हम एक फूड प्रोडक्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं। वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमें फिशेस से मिलती हैं और हमें सी से मिलती है, हम ऐसा लिख सकते हैं। और हमारे पास जो हैं आगे हमारे पास कितने सारे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि हैन, उससे हमें एग्स भी मिलते हैं और हम एन का मीट भी खाते हैं। तो इसलिए हमें कितने सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जो हमें बिना ग्रो किए भी मिलते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल, हमें ये टेबल को कंप्लीट करने के बाद प्लांट्स और एनिमल्स द्वारा हमें प्रोवाइड किए गए डिफरेंट फ्रूट के बारे में पता चलेगा। मैनी पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिशेज एज मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। जो लोग कोस्टल एरियाज में मतलब समुंदर के किनारे के पास वाले एरियाज में रहते हैं वो लोग फिशेज़ को रेगुलर बेसिस पर कंज्यूम करते हैं। हमने प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा भी था कि जो फूड है हमें प्लांट से ऑब्टेन होता है। वी हैव जस्ट सीन द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन involves a number of steps like selection of seed, sowing, etc. Similarly, animal rearing, home or farms have to be provided with proper food, shelter and care. जैसे कि हमें क्रॉप को उगाने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है, वैसे ही हमें नॉन वेज खाना खाने के लिए भी प्लांट्स एनिमल्स को पालना पड़ता है। जैसे कि हमें क्रॉप प्रोडक्शन के वेरियस पार्ट्स से गुजरना पड़ता है, जैसे सोइंग और ऐसे कितने सारे पार्ट्स होते हैं, सोइंग, हार्वेस्टिंग एंड वीडिंग, इतने कितने सारे पार्ट से गुजरना पड़ता है। वैसे ही हमें क्रॉप प्रोडक्शन के अलावा एनिमल हस्बेंड्री में मतलब जानवरों को पालने में भी कितने सारे पार्ट से गुजरना पड़ता है। एनिमल हस्बेंड्री कब होती है, जब हम कितने सारे जानवरों को एक बहुत बड़े स्केल पर पालते हैं, उसे एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। अब हमारा 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।